हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुका हूं हमारे एंड गेम सीरीज का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो, काफी बेहतरीन चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। लेक्चर्स जब हमने पढ़ाए थे, इसके रेगुलर लेक्चर्स जब हमने आपको सिखाए थे, तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर में से हमने सीखी थी। और आपने देखा होगा कि इसके जो भी लेक्चर्स होंगे, 4 से 5 लेक्चर्स में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। लेकिन आज हम आपको कराने वाले हैं रिवीजन। अब रिवीजन में हम लोग क्या कराएंगे, जो जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स करा रहे हैं, ताकि आप लोग का कम से कम टाइम में ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये जो वर्ड आपको दिख रहा होगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये है क्या। अब देखो, ये हमारा एनवायरमेंट जो होता है, ठीक है ना, हमारा जो वातावरण होता है, इसको मैनेज करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बिकॉज वी नो दैट कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है, इसी में पूरा एक दुनिया बसा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमें अभी तक ये सबूत नहीं मिला है कि वहां पे भी कोई दूसरे टाइप के एनिमल्स, दूसरे टाइप के प्लांट्स रहते हैं कि नहीं रहते। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑन द प्लैनेट अर्थ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, फिशेस, एंड ऐसे कई सारे प्रकार के जीव जंतु हमारे पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इसका मतलब हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू मैनेज आवर एनवायरमेंट, सो दैट हमारा जो पृथ्वी है ऐसे ही सालों साल, जनरेशन बाय जनरेशन भी आगे चलता रहे। नहीं तो एक टाइम आ जाएगा दोस्तों कि हमारा पृथ्वी भी जो है ना, वो भी जवाब दे देगा और पृथ्वी भी विनाश की ओर चल पड़ेगा। और जब पृथ्वी विनाश की ओर चल पड़ेगा, तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स, इंसान, जानवर, पक्षी, जितने भी प्लांट्स है, ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये नहीं होने देना है। एंड दैट्स व्हाई इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ दे दिया। अब डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, इन्वायरमेंट के अंदर हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट द वैरायटी ऑफ लिविंग फैक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि इकोसिस्टम बनता है दो चीज से, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स बोल लो, बायोटिक कंपोनेंट बोल लो, एंड अबायोटिक फैक्टर्स या फिर कंपोनेंट, ठीक है ना। ये दो चीज से ही हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम या फिर एनवायरमेंट बनता है। व्हाट डू मीन बाय बायोटिक फैक्टर? बायोटिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, नाम से पता चलना चाहिए, बायोटिक, यानी कि इसमें जितने भी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ये बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स में वैसे सब आ जाते हैं ना, एनिमल्स के अंदर सब आ जाते हैं, और जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं सब आ जाते हैं, एक्सेट्रा में लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये चीज बायोटिक फैक्टर्स में, यानी कि जितने भी जीव जंतु है, दैट इज कम्स अंडर द बायोटिक फैक्टर्स। लेकिन अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जो एक ऐसे चीज होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं बायोटिक फैक्टर्स के लिए, या फिर इन शॉर्ट बायोटिक फैक्टर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द अबायोटिक फैक्टर्स। अब क्या हो सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, ठीक है ना, सॉइल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर्स के बिना रह सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे यस, बिल्कुल रह सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं रह सकते। क्यों? कि अगर मैं हमारे पृथ्वी पे से हमारे जो अबायोटिक फैक्टर्स है उसको मैं मिटा दूं, मतलब हमारे पृथ्वी पे से हवा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया और जमीन खत्म हो गया, तो क्या एक ह्यूमन बींग, क्या एक कोई भी टाइप का इसमें से ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे सर्वाइव कर पाएगा, अर्थ पे सर्वाइव कर पाएगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं कर पाएगा। यानी कि जो अबायोटिक फैक्टर है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फिर सॉइल हो, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी हमारी दुनिया स्मूथली चल रही है, तभी हमारा पृथ्वी चल रहा है। अदरवाइज अगर ये भी नहीं रहेंगे, सिर्फ ये रहेंगे, तो क्या फायदा? हवा, पानी और जमीन का क्या फायदा, जब उसमें कोई रह ही नहीं रहा है, जब उसमें कोई जिंदा चीज है ही नहीं, ठीक है ना। एक बेजान सी पृथ्वी पड़ी रहेगी, जैसे बाकी प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, उसमें भी हवा होगा, ठीक है ना, उसमें भी मिट्टी होगी, उसमें भी पानी होगा, ठीक है ना, पर उसमें कोई इंसान रह रहा है क्या? उसमें कोई प्लांट्स है क्या? नहीं ना। तो इसके लिए ये दोनों के दोनों बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दोनों आपस में एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से लिख लो। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगेगा, इसमें से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज आपको इसमें पढ़ना है। इकोसिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, जो कि है दोस्तों फूड चेन। ठीक है, फूड चेन आपने नाम सुना होगा, और फूड चेन के ऊपर कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा ये चीज। क्या आपको अगर याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, यानी कि इसके जो चैप्टर्स के हमने रेगुलर लेक्चर्स कराए हैं, और आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो आया है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर जिंदगी जो इसकी होती है, ऑर्गेनिज्म की होती है, वो अकेली जी नहीं जा सकती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं कि एक प्लांट होता है ना, ग्रास,
घास, ठीक है ना, उसको घास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है, ठीक है ना, जो कीड़े होते हैं ना ग्रास हॉपर्स, ठीक है, टिड्डे बोलते हैं, ग्रास हॉपर्स खाता है। फिर ग्रास हॉपर्स को दोस्तों फ्रॉग खाता है, ये आप जानते होंगे। फिर फ्रॉग को दोस्तों स्नेक खा लेता है। स्नेक को कौन खा लेता है? फिर से ईगल खा लेता है, ठीक है ना। अब ईगल को तो कोई खा नहीं सकता बिकॉज इट इज ए टॉप प्रीडेटर। अब ईगल को कोई खाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली जब इसकी डेथ हो जाएगी तो जमीन पे पड़ेगा, सॉइल में जाके डिकम्पोज हो जाएगा। और कौन खाएगा इसको? हमारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो उसको खाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खाने की वजह से उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और वहां से फिर से प्लांट्स उगेगा, ग्रास उगेगा। तो ये कंप्लीट एक चेन बनता रहता है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी मैंने हमारे जब रेगुलर लेक्चर्स लिए थे इस चैप्टर के, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा बेहतरीन डायग्राम के साथ। लेकिन आप इमेजिन कर लो ना, आप इमेजिन कर लो कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है। हमें नेचर ने, वो लोग बोलते हैं भगवान ने बनाया, यस वी एग्री, चलो हमको सबने भगवान ने बनाया है, लेकिन इसमें एक एग्जिस्टेंस नेचर का है कि प्रकृति जो होती है, नेचर हमें इस प्रकार डिजाइन करी है कि हर एक चीज का एक बैलेंस बनना चाहिए, इस प्रकार से डिजाइन किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जितने भी ये जो प्लांट्स होते हैं, ये तो हमें पता है प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। समझ लो ना, हमें अगर इंसान मतलब भगवान ने बनाया है या फिर नेचर ने बनाया है तो कितना खूबसूरती के साथ बनाया है कि एक साइड एनिमल्स को बनाया जाए, क्योंकि जनरली किंगडम दो ही होते हैं, एक प्लांट्स के किंगडम होते हैं और एक एनिमल्स के किंगडम होते हैं। उसके अलावा फंगस वगैरह होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। लेकिन फिलहाल में एक प्लांट्स होता है, दूसरा एनिमल होता है, ठीक है। अब देखो कितना खूबसूरत है ये चीज। एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है और वो सिक्रीट करता है ऑक्सीजन को, यानी कि दोनों एक दूसरे को कितना बैलेंस कर रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहा है, और वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है और वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, यानी कितना बेहतरीन तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें से कोई, दोनों में से कोई एक चीज भी गायब हो जाता है, एक चीज खत्म हो जाता है, दुनिया में से प्लांट्स खत्म हो गए, तो एक ह्यूमन बींग या फिर एक एनिमल जिंदा रह सकता है क्या? बताओ, नहीं रह सकता। एनिमल्स जितने भी खत्म हो जाएंगे तो क्या प्लांट्स जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? तो ये सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार जितने भी अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? यहां पे देखो थोड़ा सा, यहां पे देखो, जैसे कि समझ लो कोई छोटा एक एनिमल है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को अगर हर जगह प्लांट्स फैल जाएंगे तो इंसानों के रहने के लिए जगह कहां रहेगी? इसीलिए प्लांट्स को खाने के लिए या फिर जो ग्रासेस होते हैं उसको खाने के लिए एक नेचर ने एक एनिमल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवरस एनिमल। ये आप जानते होंगे, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आपको। हर्बीवरस एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स, घास, ये सब चीज को खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गए काओ, बफेलो, ठीक है ना, और इसके अलावा डियर हो गए, ठीक है ना, ये सब घास वगैरह खाते हैं, ग्रास होपर्स, कुछ कीड़े वगैरह भी होते हैं, ठीक है। अब हर्बीवरस एनिमल, इसकी तादाद, इसकी पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो गई तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हर जगह हर्बीवरस एनिमल दिखेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हर्बीवरस एनिमल्स को खाने के लिए बनाया गया है कार्निवरस एनिमल को, ठीक है ना। कार्निवरस एनिमल आप जानते हो कि ऐसे एनिमल्स जो इनको ही खा जाते हैं, हर्बीवरस एनिमल को खा जाते हैं। जैसे इसमें कौन आ जाता है कार्निवरस में? लायन, टाइगर, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े एपेक्स प्रीडेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तेंदुआ, चीता, इस प्रकार के एनिमल क्या करते हैं? ये हर्बीवरस एनिमल को खाते हैं। इससे क्या होता है? बैलेंस बना रहता है, यानी कि प्लांट्स को हर्बीवरस एनिमल खा रहा है, हर्बीवरस को कार्निवरस खा रहा है। अब कार्निवरस टॉप प्रीडेटर होते हैं, कोई खा नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉप कंज्यूमर होता है, लेकिन इसकी नेचुरल डेथ हो सकती है ना। अब ह्यूमन बीइंग में भी यहाँ पे एक बहुत एसेंशियल चीज है। ह्यूमंस जो है नॉर्मली सबसे स्मार्टेस्ट क्रिएचर है ऑन द अर्थ। अब ह्यूमन बींग्स भी दोस्तों बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट्स, यानी कि जो भी खेती करते हैं उसको प्लांट्स ही बोलते हैं ना, तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम खेती करके क्या खाएंगे? अनाज क्या खाएंगे? जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें बहुत सारे एनिमल्स हम कंज्यूम करते हैं। जैसे इंडिया में तो बहुत गिने चुने एनिमल्स को खाया जाता है, मुर्गी खाया जाता है, फिर वो गोट खाया जाता है, ऐसे इस प्रकार की थोड़ी मोड़ी चीजें खाई जाती है। लेकिन आउट ऑफ कंट्री जाओगे, देयर आर सो मेनी एनिमल्स जिनको खाया जाता है, ठीक है। यानी कि इंसान भी दूसरे एनिमल्स के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है टू कंप्लीट देयर ओन फूड साइकिल। तो इसीलिए हर टाइप का एनिमल्स, हर टाइप का जो जंतु है, ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और यही चीज हमारे जो इकोसिस्टम है या फिर जो इन्वायरमेंट है, इसको एक खूबसूरती प्रदान करती है और ये हमारा इकोसिस्टम फूड चेन जो है कंप्लीट हो पाता है, ठीक है ना। अब ये जो इकोसिस्टम है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट के बीच में इकोसिस्टम में क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर लो। देखो मैं आपको आज पूरा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना हर टॉपिक का, डेफिनेटली इसमें से कोई भी टॉपिक आपको पूछेगा ना, आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और मैं फटाफट जाऊंगा, क्योंकि देखो आज आपका जो लेक्चर है ना, ये आपका जो लेक्चर है, ये आप लोग के लिए रिविजन लेक्चर है, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पे जाएंगे फटाफट से, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, हर चीज हम आपको दे रहे हैं। और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डाले हुए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। मैं आपको बता देता हूं कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। हमारा जो वीडियो ये आप देख रहे हो वन शॉट वाला, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, इसमें आपको लिंक मिलेगा जहां पे लिखा रहेगा टेलीग्राम,
ठीक है, टेलीग्राम लिखा रहेगा। तो टेलीग्राम के लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ओपन हो जाओगे। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो नीचे ज्वाइन बटन लिख के आएगा, ज्वाइन को कर लेना और आप हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे ज्वाइन हो जाओगे टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एप्लीकेशन लगेगा यार, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने में क्या जाता है, ठीक है ना, वो सब कर लेना। इस साथ ही में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है या फिर इकोसिस्टम होता है, इसके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक चीज आप समझते होंगे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी प्लांट्स है, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार यहां पे एनवायरनमेंट जो है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स। इसमें सब चीज आ जाते हैं, इसमें चाहे प्लांट्स आ गए, इसमें एनिमल्स आ गए, ठीक है ना, इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, ठीक है ना, माइक्रोब्स जिसको बोलते हैं। ये सब चीज मिला जुला के क्या बनाते हैं दोस्तों, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। और वही हम लोग इकोसिस्टम की अगर बात करें, इकोसिस्टम क्या होता है, देयर आर वैरायटीज ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम बात करें यहां पे कि जो साइंस होता है, जो इंटरैक्शन डील करता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, यानी कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया आपको कि एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरा जो होता है दोस्तों वो अबायोटिक फैक्टर्स होता है। ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक फैक्टर्स एंड द अबायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसी का नाम क्या है, इकोलॉजी है। अब इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं यहां पे, ये जो पूरा फंक्शनल यूनिट है, इकोलॉजी के पूरे फंक्शनल यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा सिस्टम को क्या बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट को क्या कहेंगे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अगर कोई फॉरेस्ट में रह रहा है जानवर, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाएगा। समझ में आ रहा है, कोई पानी नदी में रह रहा है, पॉन्ड में रह रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है, रिवर में रह रहा है तो रिवर इकोसिस्टम बोलेंगे। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन विच द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इकोसिस्टम क्या है, जहां पे कुल मिला के बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स मिलजुल के रह रहे हैं। अब पानी के अंदर भी, पानी क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स है, उसके अंदर रहने वाले जो जीव है, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो जमीन पे पानी के अंदर, चूंकि जमीन के ऊपर जो प्लांट्स उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, वो रह रहे हैं। पानी के अंदर क्या रह रहे हैं, अलग अलग टाइप की मछलियां रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के जीव जंतु रह रहे हैं, ऑक्टोपस रह रहा है, इतने सारी चीजें, ये सब चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द इकोसिस्टम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हमारे लिए अगर बात करें कि यहां पे एक छोटा सा छोटा इकोसिस्टम पॉन्ड भी हो सकता है, एंड सबसे बड़ा इकोसिस्टम मुझे बताओ कौन सा होगा, हमारा खुद का पृथ्वी। ये सबसे बड़ा तो खुद ही एक इकोसिस्टम है ना। अर्थ क्या है, अर्थ एक द इज द बिगेस्ट इकोसिस्टम अब तक का, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ना बाकी प्लैनेट्स में लाइफ है कि नहीं, ठीक है ना। मार्स पे लाइफ है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई रहता है कि नहीं रहता ये हमें पता नहीं अब तक, एलियंस, ठीक है। तो अब तक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी नो कि द बिगेस्ट इकोसिस्टम इज द अर्थ, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स मिलजुल के साथ में रहते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, इसको दोस्तों हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई एक टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की, तो देखो हमें एक चीज पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स इज डिग्रेडिंग नाउडेज, ठीक है ना। एंड इसमें अगर हम जो इंपॉर्टेंट जो कारण है, जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है या फिर हमें इन्वायरमेंट को बचाने की जरूरत है, तो वो क्या हो सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये आपने पढ़ा भी है, हमने रेगुलर लेक्चर जब इस चैप्टर कंप्लीट किया था तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया था, आज तो रिवाइज करवा रहे हैं ना। तो आपको एक चीज याद होगा कि देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना नुकसानदायक जो फैक्टर है वो है दोस्तों पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन की वजह से हमारा इन्वायरमेंट कितना खराब हो चुका है और ये आगे जाके और खराब हो सकता है। एंड एक चीज हम समझते हैं दोस्तों कि आज से आप 200 साल पहले चले जाओ, खाली आज 2022 चल रहा है, आज से हम 200 साल पहले भी चले जाते हैं, 18वीं सदी में 17वीं सदी में चले जाते हैं, तो वहां पे पॉल्यूशन बहुत रेयर था, ठीक है ना। जो हमारा इन्वायरमेंट होता था, अगर कोई उस टाइम पे ड्रोन कैमरा होता, जैसे आज के डेट में हमारे पास ड्रोन होता है ना, यूट्यूबर्स ड्रोन उड़ाते हैं, व्लॉगिंग जो करते हैं वो उनको पता होगा आप लोग को। तो ड्रोन उड़ाते हैं तो हमें सब बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई देती है ज्यादातर इलाके पे, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह जहां पे हरियाली दिखाई देती है, लेकिन उस टाइम पे सोचो जब कोई ड्रोन उड़ाता होगा, मतलब ड्रोन तो था नहीं, लेकिन समझो अगर बाई चांस
हमारे पास टाइम मशीन होती और हम उतने साल पहले जाके ड्रोन उड़ाते तो हमें हर जगह हरियाली दिखाई देती, हर जगह वातावरण क्लीन दिखाई देता, हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो क्लाउड्स होते, जो स्काई होता वो कितना नीट एंड क्लीन ब्लूइश स्काई दिखाई देता, पानी कितना क्लीन दिखाई देता, समझ में आ रहा है, जमीन क्लीन दिखाई देता। बट आज के डेट में वो क्लीन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज ये 200-300 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन नाम का एक नया चीज आ गया है। और ये नया चीज नहीं मतलब बहुत पुराना ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो जनरली पॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आप समझते होंगे। पॉल्यूशन का जो टाइप होता है वो होता है दोस्तों एयर, वाटर एंड सॉइल। ये तीन सबसे मेन टाइप के पॉल्यूशन है, लेकिन इसके अलावा नॉइस पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, उसको थोड़ा बाजू में रख लेते हैं। लेकिन ये तीन टाइप के पॉल्यूशन सबसे ज्यादा जो है वो देखे गए हैं, और इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारे एनवायरमेंट को, साथ ही में हमारे इकोसिस्टम को। हाँ ठीक है। अब ये एयर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसी में अगर पूछे व्हाट आर द मेन, बोलते हैं ना हम लोग रीजन, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्यों करना है ये तो हम बता देंगे, लेकिन मेन कारण क्या है इन्वायरमेंट के खराब होने का? मेन कारण क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में भी तीन प्रकार होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना हो सकता है। तो देखो, आपको अगर कंसेप्ट पता है उस चीज का तो आप ओन लैंग्वेज में लिखोगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कि व्हेन द एयर बिकम्स सो पोल्यूटेड, ठीक है ना, क्या होता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। ये आप चीज जानते हो कि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच आर एमिटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, सूट निकलता है, ठीक है ना, धुआं, कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं। आप जाओ कभी बोईसर में आ जाना, एमआईडीसी में जहां पे मैं रहता हूं, उसके थोड़े ही दूर पे यार इतनी सारी इंडस्ट्रीज है जो अपना वेस्ट को रिलीज करती है, रात में तो काफी ज्यादा रिलीज करती है, ठीक है। तो वो सब कहां जाता है? वो सब हवा में जाता है। देयर आर सो मेनी हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स ऑल्सो। आपको पता है हमारी गाड़ियां चलती है, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल से सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, ठीक है। अब वो गैसेस सोचो यार, पहली बात तो जब भी कोई धुआं निकल रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाता है और पूरे हवा में वातावरण के साथ मिल जाता है, तो हम वही ऑक्सीजन को ले रहे हैं, हवा से ही ले रहे हैं, और वो भी साथ में जा रहा होगा हमारे अंदर, एंड इसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। ये तो हवा की बात मैंने कही थी एयर पॉल्यूशन की। वैसे ही वाटर पॉल्यूशन है दोस्तों। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच आर रिलीजिंग देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड टू द सी, ओशंस एंड रिवर, पॉन्ड्स, इस प्रकार की चीजें में वो रिलीज कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी आप बीच वगैरह पे जाना, हमारे साइड अगर आओगे तो वहां पे ना पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का ग्रीस जैसा, मतलब पूरा ऑयल जैसा लगता है, वो सब क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जो रिलीज किया जाता है। खाली जगह मिला कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, वहां पे रिलीज कर दिया। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे कि आपको पता है एक सीपीसीबी होती है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, और एक एमपीसीबी होती है, ठीक है ना, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो हमारे अगर महाराष्ट्र में अगर ये चीज हो रहा है तो एमपीसीबी, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, ये सब चीज की निगरानी रखता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो चोरी छुप के कुछ ना कुछ पॉल्यूशन करते हैं, अपना रिलीज कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप को पकड़ा जाता है लाइक पॉल्यूशन करते हुए तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, वो कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, जुर्माना भी होता है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन यही सब चीज की वजह से ज्यादा होता है। कंपनीज अपना रिलीज कर देती है वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज किया जाता है पानी के अंदर, दैट्स व्हाई पानी होता है। एक और सबसे ज्यादा मुख्य कारण है वाटर पॉल्यूशन का, जो कि है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपना जो भी कचरा होता है पानी में फेंक देते हैं, किचन वेस्ट पानी में फेंक दिया, ठीक है ना। सीवेज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, गटर का पानी जिसको बोलते हैं, तो सीवेज प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं हो पाता है, दैट्स वाई वो पानी में जाके अच्छे अच्छे साफ पानी में जाके मिल जाता है, वो खराब हो जाता है। लोग जाके नदी के किनारे कपड़े धोने लग जाते हैं, पूरा झाग वगैरह उसी में चला जाता है। तो सोचो यार, ये सब चीजें, फूल मालाएं फेंकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स भी होते हैं, तो उसके वजह से भी पॉल्यूशन होता है। तो हमें ये सब चीज को कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही में सॉइल, तो सॉइल पॉल्यूशन का भी मेन कारण वही है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज जो है वो अपना केमिकल प्रोडक्ट को खाली जमीन पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से जमीन पूरा अनउपजाऊ यानी कि इनफर्टाइल हो जाता है, उपजाऊपन चला जाता है उसमें से, तो आप उसमें खेती नहीं कर पाओगे, जमीन को यूज नहीं कर पाओगे, बैरन जमीन हो जाता है। तो ये सब कई सारे मुख्य कारण है जो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो ये आप लोग ना पॉल्यूशन वाला पार्ट जो है ना इस चीज में, यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में पॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है ये हमें करना ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ, नीड ऑफ कंजर्वेशन, नीड क्या है इस चीज की? क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में, व्हाट आर द नीड ऑफ कंजर्वेशन, क्यों करना है भाई? मैंने तो आपको बता दिया कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में आपके सबसे ज्यादा मुख्य कारण है पॉल्यूशन। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं वो आप लिख सकते हो। लेकिन आपको कोई अगर पूछ दिया कि व्हाट आर द नीड्स टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, क्यों जरूरत है भाई? मैं अगर आपको पूछूं कि आप बोल रहे हो चलो इन्वायरमेंट में ये सब नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, अभी मैंने इसमें एक चीज लेना ही भूल गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं
एक ऐसा गैस है, अभी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस होता है ना जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन O3 गैस होता है, पता है O3 गैस, ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के बाहर एक सुरक्षा कवच है, ये आप जानते होंगे। वो एवेंजर वाला सुरक्षा कवच नहीं बोल रहा हुआ, ये नॉर्मली एक गैस होता है जो हमारे पृथ्वी के आसपास होता है, जो क्या करता है, सन में से जो लाइट आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेस, वो पृथ्वी के ऊपर डायरेक्टली आने से रोकता है। समझ में आ रहा है? सॉरी O3 गैस, ओजोन, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन गैस ना। ओजोन जो गैस है ना, वो हमारे सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेस आते हैं उसको रोकता है, ठीक है। अब ये जो ओजोन का जो लेयर है, वो गैस है ना, वो ये वाले गैस CFC की वजह से, एंड साथ ही में जो एयर पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सब गैसेस के वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ओजोन लेयर में है ना, होल्स हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर एक टाइम के बाद, सोचो 100, 150, 200 साल के बाद अगर ओजोन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो गया, O3 जो गैस है वहां पे पृथ्वी के बाहर जो सुरक्षा कवच बना के रखा है वो अगर खत्म हो गया, तो सन का जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेस है ना, वो हम जैसे ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। और वो जब डायरेक्टली पड़ना शुरू किया ना, तो हमें बहुत सारी अलग अलग भयंकर बीमारी हो सकती है, जिसमें से कैंसर, रेडिएशन, इस प्रकार की कई सारी बीमारियां हो सकती है। और मेरे को लगता है ह्यूमैनिटी एक टाइम पे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, एंड इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है ग्रीन हाउस गैस। ये आपने पढ़ा भी होगा आपने अपने बाकी स्टैंडर्ड में। तो ग्रीन हाउस को कंट्रोल करना है हमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जा रहा है। कल को हमारे जितने भी अंटार्कटिक में, आर्कटिक में आसपास के बर्फ जो है, ग्लेशियर जो है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल गए ना, तो हमारा पृथ्वी के ऊपर पूरा सुनामी आ जाएगा, पूरा प्रलय आके खत्म हो जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखो, ये सब बातें कोई बताएगा नहीं आपको, मैं अलग अलग चीजें एक लेक्चर्स में आपको एक एक चीज बारीकी से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करना है आपके 10th के रिगार्डिंग, लेकिन आप लोग को ना आपका कंसेप्ट भी समझना है कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या क्या चीजें हमें समझनी है, क्या क्या चीज के ऊपर हमें फोकस करना है एज ए ह्यूमन बींग, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने पढ़ा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है नीड ऑफ कंजर्वेशन। क्यों करना है कंजर्वेशन, बचाना क्यों है? इसीलिए बचाना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम आज के डेट में पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम आज के डेट में हमारे हवा को, पानी को, सॉइल को नहीं बचाएंगे, अगर हम ये जो CFC गैस है, हाँ एक और चीज मैंने नहीं बताया आपको, ये जो CFC गैस है ना, वो कहां से निकलता है? एयर कंडीशन से निकलता है। जो आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, उसमें से जो ठंडा ठंडा गैस आता है ना, अजीब सा स्मेल आता है उसका, एकदम ठंडा ठंडा, हाँ कितना अच्छा मजा आ रहा है, वैसा वाला जो गैस होता है ना, उसको ही बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर एंड बहुत सारे ऐसे कूलिंग डिवाइसेस में होता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक गैस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज को कंट्रोल करना है। एक टाइम के बाद शायद ये सब चीज को बैन भी किया जा सकता है, बिकॉज इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को हमें आज के डेट में कंट्रोल करना है, कम से कम कोशिश करना यूज करने के लिए, क्योंकि अगर हम कम से कम कोशिश करेंगे आज के डेट में, तो हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी, नहीं तो ये हमारा पृथ्वी ज्यादा साल नहीं टिकेगा दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखना है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? हमारे नेचर को बैलेंस बना के रखने के लिए, हमारे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे, प्रॉपर तरीके से जिंदगी जिए, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं वो सबको टैकल करने के लिए हमें एनवायरमेंट को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमारे लिए क्या है? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबके लिए एक सामाजिक एक हक है, हमारा एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम एज ए ह्यूमन बींग्स हम ये सोचते हैं हमारा क्या जा रहा है, हमारे घर में कचरा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा पृथ्वी पूरा हमारा ही तो घर है। हम अगर सेल्फिश हो जाएंगे तो हो सकता है हमारे आने वाले 4-5 जनरेशन बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो हम अगर हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन ये सब चीज समझ जाती है और जितना हो सके ये सब चीज को क्लीन रखने के लिए कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे 10-15 पीढ़ी जो आगे आएंगे पृथ्वी के ऊपर, वो खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। नहीं तो उनको ना बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। आपने एक मूवी देखी होगी छोटी सी, कार्बन करके, ये देखना जाके, ठीक है ना। मैंने कहीं पे तो देखी थी, छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म है। लोग को ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमना पड़ेगा हर जगह, सिलेंडर का बॉटल बैग में डाल के और पूरा घूमना पड़ेगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो ये चीज़ समझ लो, बहुत क्रिटिकल चीज़ है ये चीज़, ठीक है ना। ये सब के ऊपर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ में जाना है, सबको सिर्फ पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना, हमारा पृथ्वी। चलो, ये सब बात हो गया। अब आ जाते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडिवर्सिटी। तो बायोडिवर्सिटी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को मैं रफ करूंगा, ठीक है। हमारा बोर्ड क्लीन कर लेता हूं मैं फटाफट से। तो आप लोग फटाफट से, अगर पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो को, तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। चलो, अभी क्लीन करेंगे फटाफट से। फिर हमारा एक बायोडिवर्सिटी वाला पार्ट है, जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो इसको हम लोग फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलो,
और आपको हमारा टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके भी बताते रहिए। आप लोग का कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है, तो कमेंट करते रहना, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने आपको कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडिवर्सिटी का पार्ट, ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी नाम से आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगा दोस्तों, बायोडिवर्सिटी यानी कि हमारा जो बायोटिक फैक्टर्स है, यानी कि जितने भी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता। हिंदी में अगर बात करें विविधता होता है, विविधता मतलब बहुत सारे वैरायटीज है। अब बहुत सारे वैरायटीज का मतलब आप एक चीज समझते होंगे, ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स, आपने आज तक कोई ऐसा ह्यूमन बींग नहीं देखा होगा जो दोनों दिखने में सेम हो, एग्जैक्टली 100% सेम। ऐसा हो सकता है आप बोलोगे सर जुड़वे लोग सेम दिखते हैं, लेकिन अगर जुड़वे लोग को भी आप ध्यान से देखो ना, कोई ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस, जुड़वा, ठीक है, चाहे वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो चाहे वो डाइजाइगोटिक में तो पहली बात तो सेम सेम दिखते भी नहीं है, लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, जो आपको मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था ना, साइंस 2 में थर्ड चैप्टर, टाइप्स ऑफ ट्विंस पूछा जाता है एग्जाम में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आइडेंटिकल ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक मैंने बोला आइडेंटिकल है, लेकिन आइडेंटिकल में जरूरी नहीं है दोनों का शक्ल सेम रहे, 100% सेम नहीं होता, 90% सेम हो सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इवन मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, मेरे एक स्टूडेंट भी थी, नॉर्मली काफी छोटी, दोनों को मैं शक्ल देखता था, मैं कंफ्यूज हो जाता था यार दोनों में से कौन आर्या है कौन गार्गी है, इस प्रकार से कंफ्यूजन होता था मेरे को, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मतलब बोलते हैं ना, लोग होते हैं जिनकी शक्ल थोड़ी बहुत मैच होती है, लेकिन 100% किसी की मैच नहीं होती। इससे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी उन सबकी शक्ल अलग अलग है। कैसे? यही तो डाइवर्सिटी है। दुनिया में अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, ठीक है, उनके स्पेसीज अलग होते हैं, जीनस अलग अलग होते हैं, कैटेगरी अलग होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डॉग्स आपने देखा होगा, डॉग्स तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन डॉग में वैरायटीज कितनी होती है? जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है, पोमेरियन होता है, और क्या क्या होते हैं कमेंट कर देना मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। कैट्स में भी आप देखोगे नॉर्मली एक इंडियन ब्रीड कैट्स होते हैं, फिर कौन सा तो अलग होते हैं, ठीक है ना, पर्शियन कैट्स होते हैं, इस प्रकार के कई सारे अलग अलग कैट्स होते हैं, ठीक है ना। गाय देख लो, काउस, नीलगिरी गाय, ठीक है ना, फिर वो जर्सी गाय, इस प्रकार की कई सारे, मतलब हर एक का एक प्रकार होता है, हर एक का एक स्पेसीज होता है। और यही चीज की वजह से हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें विविधताएं आती हैं, बायोडिवर्सिटी आता है। तो सबसे पहले हम लोग बायोडिवर्सिटी की अगर बात करें, इसके अंदर 3 मेन लेवल्स है। बायोडिवर्सिटी के अंदर 3 लेवल्स है। वो लेवल्स क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लेवल है हमारे बायोडिवर्सिटी के अंदर वो है दोस्तों जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते हो ये टॉपिक में जेनेटिक वर्ड यूज किया गया है। जेनेटिक का मतलब होता है जीन्स। हमारे शरीर के अंदर या फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर प्लांट क्या होता है? एक जीन होता है। जीन ही आपका डीएनए मतलब नॉर्मली एक अलग सीक्वेंसिंग करता है, जिसके वजह से आपका बोलते हैं ना पहचान हो पाता है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें कि यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो हर एक ह्यूमन बींग्स का जो जीन्स होगा वो अलग होगा। ऐसा कोई भी इंसान होगा क्या जिसके जीन्स सेम हो जाए? जीन्स अलग हो जाते हैं ना, ये तो मेरे जीन में है, लेकिन जीन में भी डीएनए सेम हो सकता है फादर और सन का, ठीक है ना, फादर और सन का डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन जीन हो सकता है यहाँ पे कैटेगराइज हो, यानी कि जीन जो होता है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर एक ह्यूमन बींग अलग होता है। और साथ ही में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज जो है एक दूसरे से वाइप आउट हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज भी होते जा रहे हैं। तो जो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, ध्यान से देख लेना। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। जो स्पेसीज के अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व है, मतलब जिसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होता है। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक चेंज होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल पार्टनर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से जो न्यू वन है चाइल्ड जो है वो आता है दुनिया में। तो उस चीज को हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा लेवल, फर्स्ट लेवल इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड लेवल इज स्पेसीज डाइवर्सिटी। मतलब अब जीन्स के हिसाब से भी अलग अलग हो सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी में जीन्स के हिसाब से भी अलग हो सकते हैं। और दूसरा है यहां पे स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि जो स्पेसीज होता है लोगों का, ठीक है ना, जो कैटेगरीज होता है, स्पीसीज होता है, वो भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना डॉग के भी बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, कैट्स के बहुत ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों? स्पेसीज होते हैं। तो यहां पे इनन्यूमरेबल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड
अलग अलग जानवरों के, अलग अलग प्लांट्स के। तो स्पेसीज आपको बहुत ज्यादा देखने मिलता है और इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेसीज का डायवर्सिटी। बहुत सारी विभिन्न प्रकार के आपको चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे टाइप के प्लांट्स आपको देखने मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के। जैसे आप गुलाब ले लो, रोज बोलते हैं ना, रोज। अब रोज में बहुत सारे टाइप क्या हो जाते हैं, चाइना रोज होता है, नॉर्मल रोज होता है, कलर भी चेंज हो जाते हैं, एक व्हाइट रोज होता है, येलो रोज होता है, रेड रोज होता है, पिंक रोज होता है। ऐसे कई सारे टाइप के रोज आपको देखने मिल जाएंगे। एनिमल्स में डॉग कैट का एग्जांपल दे दिया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स, ठीक है ना। ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी तो लाखों टाइप के प्रकार है, तो ये आपको देखने मिल जाएंगे। तो उसी को हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप है हमारे लिए इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि है दोस्तों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रहा है, स्पेसीज डाइवर्सिटी हो रहा है, वैसे इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम भी प्रेजेंट है ना हमारी दुनिया के अंदर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब एक्सप्लेन किया, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम, तो मैंने आपको चीज बताया था इकोसिस्टम, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, द बिगेस्ट इकोसिस्टम इज द अर्थ ओनली, ठीक है ना। उसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, नदी आ जाती है, समंदर आ गया, पॉन्ड आ गया, ठीक है ना, फॉरेस्ट आ गया। ये सब क्या है, इकोसिस्टम के तो प्रकार है। तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम फॉर्म होते हैं, एंड दैट इज ना इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, साथ में माइक्रोब्स। तो ये सब के इंटरेक्शन की वजह से जो भी अलग अलग तरीके से सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, और साथ ही में ये तो बायोटिक फैक्टर्स की बात हो गई। दूसरे अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं ना आपके, सॉइल, वाटर, एयर। तो ये सब चीज के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है, इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है, और ऐसे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और बेहतरीन टॉपिक है, यहीं पे बता देता हूं मैं, जिसका नाम है दोस्तों सैक्रेड ग्रुप। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सैक्रेड ग्रुप। तो ये होता क्या है सैक्रेड ग्रुप्स की, अगर मैं बात करूं, सैक्रेड ग्रुप्स की अगर बात करूं, क्या होता है ना, कभी कभी सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, हिंदी में कहा जाता है इसको पवित्र, ठीक है ना। पवित्र मतलब शुद्ध। अब जैसे कि आप एक चीज समझते होंगे कि हमारे इंडिया में खासकर रिचुअल्स, कल्चर और पवित्रता को काफी ज्यादा माना जाता है। सैक्रेड ये वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते थे, कुछ जंगल, कुछ फॉरेस्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते थे, उनको नेम ऑफ गॉड यानी भगवान के नाम से उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। जैसे आज के डेट में भी कई सारे ऐसे प्लांट्स आपको देखने मिल जाएंगे जिसको हम भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तुलसी हो गया, सबसे बेस्ट मतलब एग्जांपल मैं लूंगा तुलसी। हम उनको अगरबत्ती दिखाते हैं, उनको पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। देयर आर सो मेनी अदर रिचुअल्स इन द हिंदू कल्चर जो फॉलो किया जाता है, ये आप समझते होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट भी थे अर्लियर टाइम्स में जिनको प्रोटेक्ट किया जाता था कि यहाँ पे जो है भगवान के नाम से, मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, एंड दे आर नॉट अलाउड टू कट दैट फॉरेस्ट। ये सब चीजें नहीं होता था। और वो फॉरेस्ट को मतलब ग्रुप्स मतलब क्या, फॉरेस्ट, जंगल, इस प्रकार की चीजों को वो लोग सैक्रेड फॉरेस्ट कहते थे, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए भी लगाया जाता था, उस चीज के लिए उनको प्रोटेक्ट करना है। और ये सब फॉरेस्ट को नॉर्मली सेंचुरीज में भी बताया गया है। सेंचुरीज जो होती है ना, आप जानते हैं ना, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वैसे प्लांट्स की भी सेंचुरीज होती है। यानी कि जो वर्षावन जिसको कैसे, रेन फॉरेस्ट हो गया, वर्षावन नहीं, देखो ऐसा जगह होता है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, फॉरेस्ट जैसा होता है पूरा, सेंचुरीज होता है, उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है इन द नेम ऑफ गॉड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैक्रेड ग्रुप। क्या कहते हैं उसको, सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लगभग देश में, इंडिया की अगर बात करें, 13,000 सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। 13,000 सैक्रेड ग्रुप्स है। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। 13,000 सैक्रेड ग्रुप्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और खासकर सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र, पता है ना, ये पूरा हमारा इलाका है, महाराष्ट्र से लेके पूरा जो कोंकण का साइड है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है, ध्यान में रहेगा ये सब चीजें। तो फटाफट से इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी हम जाते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और फटाफट से हमारा ये चैप्टर और ये जो वन शॉट रिवीजन वीडियो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो शुरुआत कर लेते हैं, पर इसको हम लोग सबसे पहले रफ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट। चलो, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा 1 घंटा भी अगर आप अपना टाइम देके चैप्टर को दोबारा से लर्न कर लोगे ना, अपनी तरफ से, अपनी वजह से, और जो आपके मैंने रेकमेंड किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके खाली आंसर्स याद कर लोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाएगा और आपके इजीली बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। चलो आ जाते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप एक चीज समझते हैं कि हमारा जो जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं, जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हमारा वास्ट है।
तो इसमें कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जो एकदम खत्म होने के कगार पे हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं। तो वो कौन सा स्पीसीज है वो हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रिएटेंड स्पीसीज। अब ये होता क्या है? थ्रिएटेंड मतलब खतरे के निशान पे है। थ्रिएटेंड स्पीसीज मतलब कुछ ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज है जो खतरे के कगार पे है, यानी कि वो कभी भी लुप्त हो सकते, खत्म हो सकते। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स बात करेंगे यहां पे। तो सबसे पहला जो टाइप का स्पीसीज है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड नाम से ही पता चल रहा है, स्पेलिंग गलत दिख जाएगा, स्पेसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज नाम से ही पता चलना चाहिए, एंडेंजर्ड यानी खतरे की कगार पे है। डेंजरस स्पीसीज है, मतलब डेंजर मतलब वैसा डेंजर नहीं, खत्म होने वाला है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, या तो वो खत्म हो चुके हैं यानी कि वो डिक्लाइंड हो चुके हैं, या तो वो डिक्लाइन हो चुके हैं, या फिर जो उनका जो मतलब जो रहन सहन, हैबिट जिसको बोलते हैं, हैबिटैट जिसको बोलते हैं, जहां पे वो रहते हैं, वो ही ऑलमोस्ट पूरा श्रंक हो गया है, पूरा खत्म हो चुका है। एंड इसीलिए यहां पे ये या तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, या तो वो कभी भी हमारे नियर फ्यूचर के अंदर, यानी कि हमारे आने वाला कल के अंदर कभी भी ये जानवर जो होंगे, ये टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो लुप्त हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम थोड़ा सा भी कंजर्वेशन नहीं करते, इन जानवरों को, इन ऑर्गेनिज्म को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, तो शायद कभी भी ये खत्म हो सकते हैं, या फिर ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुके हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों लॉयन टेल्ड मंकी, यानी कि एक ऐसे बंदर होते हैं जिनकी पूंछ जो होती है वो शेर जैसी होती है। तो क्या बोलते हैं इसको? लॉयन टेल्ड मंकी। लॉयन टेल्ड मंकी यानी बंदर ही है, लेकिन इसकी पूंछ जो होगी ना, मोटी पूंछ होगी, जो शेर की होती है वैसी पूंछ है इनकी, ठीक है ना। फिर एक और है लेसर फ्लोरिकैन बर्ड, ठीक है, लेसर फ्लोरिकैन, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होते हैं वो याद कर लो, और उसके एग्जांपल्स याद कर लो, यही आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हो गया एंडेंजर्ड स्पीसीज। फिर सेकंड बात करूं और कौन से टाइप के थ्रेटन स्पीसीज है, दूसरा है रेयर स्पीसीज। अब नाम से ही पता चल जाएगा, रेयर स्पीसीज का मतलब है ये एक ऐसे टाइप के स्पीसीज होंगे जो बहुत रेयर है। बहुत रेयर मतलब बहुत गिने चुने बच्चे हैं यार, कभी भी खत्म हो सकते हैं। रेयर स्पीसीज नाम से पता चलना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो टाइप के स्पीसीज है, या तो इसको फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि हमने मान लिया कि ये खत्म हो गया है, डिक्लाइन हो चुका है, पूरा खत्म हो गया है, या फिर ये एंडेमिक है, खत्म होने के कगार पे है, कभी भी खत्म हो जाएगा। एंडेमिक मतलब कभी भी खत्म होने वाला है, ये एंडेमिक स्पीसीज है। और ये बहुत ज्यादा फास्टली एक्सटिंक्ट भी हो रहा है, यानी खत्म होते जा रहा है। फास्टली क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो इसके एग्जांपल क्या है, कैसे याद रखोगे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को? कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें है दोस्तों रेड पांडा, मस्क डियर, ठीक है। लाल पांडा देखा है कभी? नहीं देखा होगा। ब्लैक पांडा हमें दिखाई देते हैं, टीवी वगैरह में भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, लेकिन रेड पांडा हमें नहीं दिखते। मस्क डियर, ठीक है ना, ये हमें दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म ये आते हैं रेयर स्पीसीज के अंदर, बहुत रेयरली अवेलेबल है, ठीक है ना। अब बात करेंगे तीसरे टाइप का स्पीसीज, ये हो गया रेयर। एंड गेम, सॉरी एंड गेम बोल रहा हूं, देखो हमारा एंड गेम सीरीज का नाम निकल रहा है क्या, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, ये हमारा रेयर स्पीसीज। अब तीसरा टाइप का जो स्पीसीज है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल स्पीसीज, यानी कि ये भी खतरे की घंटी बजा चुका है। ये टाइप का जो स्पीसीज है ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो ये वल्नरेबल मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये बहुत लेस बचे हुए हैं। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे पृथ्वी के ऊपर काफी ज्यादा लेस बचे हुए हैं, और हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कम बचे हुए और कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली कम होते ही जा रहे हैं। डिक्लाइन मतलब इनका उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुका है, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। और ये अगर डिक्लाइन हो जाएंगे तो हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो एनिमल्स की, जो हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो दोस्तों, वो बात कर रहे हैं हम लोग लायन, टाइगर, इस प्रकार के एनिमल्स की। क्यों मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि लायन, टाइगर जैसे एनिमल्स अगर हमारे पास नहीं रहेंगे, वर्ल्ड में नहीं रहेंगे, तो हर्बीवरस एनिमल्स की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कार्निवरस एनिमल हर्बीवरस एनिमल को मारते थे, खाते थे, तो एक बैलेंस बना होता था नेचर में। क्योंकि अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, और इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई, जिसमें शेर और टाइगर, लॉयन टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट है, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा आखिरी टाइप ऑफ थ्रेटन स्पीसीज जो कि है दोस्तों इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, अब ये जो टाइप के स्पीसीज है, नॉर्मली अगर हम बात करें कि ये जो स्पीसीज है, या तो मतलब बोल सकते हो कि ये ऑलमोस्ट
खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले। लेकिन इनका ना मतलब या तो एक सबूत मतलब मिला नहीं है, ऐसा मतलब देखा जाए तो ये टाइप के जो स्पीसीज है ना, ये इनडिटर्मिनेट क्यों बोला गया मालूम है क्या ना, या तो ये सबूत नहीं छोड़ते कि हम प्रेजेंट है, जैसे कुछ लोग ना छुप के रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ शाइनेस, शर्मीले किस्म के इंसान। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो शाय होते हैं बहुत ज्यादा, अपने घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये इंसान भी रहता है। जैसे हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, बहुत शाय, अपने घर से निकलता नहीं था, छोटा था काफी, 7वीं 8वीं में था जब मैं छोटा था, जब मैं 8 या 9 में था, तो मेरे बिल्डिंग में ही एक लड़का रहता था 7वीं 8वीं में, मेरे से 1-2 साल छोटा था, तो वो घर से निकलता नहीं था। एक दिन ऐसे ही मैंने देख लिया उसको, तो मैं बोला ये कौन नया रहने के लिए आ गया, मतलब वो शाय था काफी ज्यादा, वो अपने घर से नहीं निकलता था। तो अगर वो है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, जब वो बाहर आएगा। तो उसी प्रकार इस टाइप के जो स्पीसीज होते हैं ना, वो वाकई में है कि खत्म हो गए दुनिया से, वो है कि नहीं, इसका सबूत ही वो लोग नहीं देते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। तो ये शाइनेस की वजह से, इनकी बिहेवियर हैबिट के वजह से इनका कुछ पता नहीं चल पाता है कि डेफिनेटली वो है कि नहीं, इनका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। और इसका एग्जांपल है दोस्तों जायंट स्क्वेरल, बड़े बड़े स्क्वेरल होते हैं। गिलहरी, आपको पता है गिलहरी, छोटी छोटी गिलहरी होती है, पेड़ पे चढ़ जाती है, ठीक है ना, आपने गिलहरी देखा होगा, स्क्वेरल जिसको बोलते हैं। लेकिन उससे एक बड़ा स्क्वेरल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जायंट स्क्वेरल, और उसका एक नाम है दोस्तों शेखरू। इसका एक नाम है, प्यार से बोलते हैं शेखरू। तो शेखरू जो है वो नॉर्मली अभी दिखाई नहीं देते, या तो वो छुप के रहते हैं इसीलिए, या तो खत्म हो चुके हैं दुनिया से इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं। तो शेखरू इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ये आप लोग याद रख लेना दोस्तों, ये 4 टाइप के वल्नरेबल्स थ्रेटन स्पीसीज जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ये चारों में से आपको आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। तो याद रखना ये सब चीज, और एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज हो गया टोटली कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो आज का लेक्चर वीडियो है दोस्तों मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि फाइनली हमारा जो चैप्टर है 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज टोटली 100% कंप्लीट। पूरा लेक्चर आज ही एक लेक्चर के अंदर पूरा मैंने रिवीजन करा दिया, और उम्मीद करता हूं इतना बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ये पूरा देख लेते हो, वीडियो को देख ही लिया होगा आपने अब तक, लेकिन देख लेते हो ना, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा लो, ये चैप्टर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो निकालो, उसके आंसर्स को लर्न कर लो, देखो कैसे फटाफट याद हो जाएगा, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस मच एफर्ट्स फॉर यू, सो दैट आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। यही तो मेरी तमन्ना है, यही तो आपके लिए हमने पूरा साल भर मेहनत किया है। साल क्या यार, 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बस यही मैं चाहता हूं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो को मैं स्टॉप करूंगा, और इसी प्रकार आपको कौन कौन से और वीडियोस चाहिए, जैसे हम तो 1 शॉट तो बना ही रहे आपके लिए, 4थे चैप्टर पे आ गए, 4-5 चैप्टर्स और बचे हुए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, रेगुलर लेक्चर्स भी, और 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी खत्म हो चुका है। पीडीएफ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियोस हम दे रहे हैं, जाके हमारे वीडियो सेक्शन में चेक कर लेना। एंड गेम सीरीज हमने डाल के रखा हुआ है, हर चीज दे रहे हैं। देर किस बात की, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रैटेजी हमने दिया है, बस पढ़ते रहो, अच्छे से मार्क्स लेकर आना। कुछ भी लगे मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे मेंशन कर देना, टैग कर देना, मुझे फटाफट दिख जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ वीडियो, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत लोग तक रीच ना हो पाए, ठीक है ना। तो प्लीज शेयर, सो दैट जो 10वीं के स्टूडेंट्स हो उनको ये वीडियो मिल जाए और वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।